तो हम आज स्टार्ट करते हैं। उपशय के जो भेद हमने लास्ट देखे थे उसमें कुछ बचे थे। तो हेतु विपरीत अर्थकारी से हमें देखना था ना। तो हेतु विपरीत अर्थकारी क्या होता है? देखो, विपरीत अर्थकारी मैंने बताया था, जैसे हेतु हैं उन्हीं के सेम गुणधर्म वाली जो चिकित्सा की जाती है या औषधि जो ली जाती है उसी के समान गुण वाली औषधि लेना क्या कहलाता है? हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, हेतु विपरीत चिकित्सा क्या था? जब हम हेतु के विपरीत गुण वाली, जैसे शीत ज्वर देखा था हमने, उसमें हम उष्ण औषध ले रहे थे, तो ये क्या हेतु के विपरीत चीज है। लेकिन हेतु विपरीत अर्थकारी क्या है? देखो, पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग है। पित्त प्रधान फोड़ा, ठीक है। पित्त खुद ही उष्ण होता है, पित्त का गुण है उष्ण, इसमें हम क्या ले रहे हैं? उष्ण उपनाह का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेम जैसी चिकित्सा है, ठीक है, लेकिन नाम क्या है इसका? हेतु विपरीत अर्थकारी। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो पित्त प्रधान फोड़े में उष्ण उपनाह कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? औषध है। ठीक है, हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। अब देखो, पैत्तिक फोड़े में विदाही अन्न लेना, तो ये क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न है। ठीक है, ऐसे ही वातज उन्माद में भय दर्शन। ठीक है, वातज उन्माद में भय दर्शन, ये क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी विहार है। ठीक है, अब देखो, व्याधि विपरीत अर्थकारी पे आते हैं। व्याधि विपरीत अर्थकारी में जैसे इसमें व्याधि की बात होगी मेनली। तो छर्दी रोग में वमन कारक, देखो छर्दी पहले से ही उल्टी हो रही है, ठीक है, उसमें और ज्यादा हम क्या दे रहे हैं? वमन कारक मदन फल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? व्याधि विपरीत अर्थकारी है। ठीक है, ऐसे ही अतिसार, ठीक है, अतिसार डायरिया में विरेचनार्थ और ज्यादा विरेचन करा रहे हैं, क्षीर का प्रयोग। ठीक है, अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग भी क्या है? व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न है। ठीक है, ऐसे ही छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन। ठीक है, छर्दी में यानी पहले से ही उल्टी हो रही है और ऊपर से उसको सहला सहला के ऊपर को पुश किया जा रहा है, प्रवाहन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन करा रहे हैं, और तो वो क्या है? व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार है। ठीक है, अब आते हैं उभय विपरीत अर्थकारी औषध पे। तो अग्नि से जल जाने पर अगुरु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप। देखो, अग्नि से जल गया है, वैसे ही इतनी गर्म माहौल है वहां का, और ज्यादा क्या कर रहे हैं? अगुरु बहुत गर्म है, ठीक है, उष्ण पदार्थ है बहुत ज्यादा, उसका लेप कर दिया। और ठीक है, विष जन्य रोगों में विष का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही जांगम विष में, एक सेकंड रुको, हाँ, जांगम विष पर मॉल तथा मॉल पर जांगम विष का प्रयोग। देखो, जांगम विष पे जो प्लांट ओरिजिन वाला विष होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो, मद्यपान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक मद्य का सेवन। तो देखो, मदात्य किससे हो रहा है? मद पीने से हो रहा है, उसी में हम मद्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? उभय विपरीत अर्थकारी आहार है। ठीक है, अन्न है। अब व्यायाम से उत्पन्न समूढ़ वात में जल में तैरने का व्यायाम। ठीक है, व्यायाम करने से हो रहा है, उसी में जल से में तैरा रहे हैं। तो ये क्या है? उभय विपरीत अर्थकारी विहार में आ गया ये। ठीक है, बस मेन चीज ये याद रखनी है, अगर सिंपल विपरीत दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसके ऑपोजिट चीज करनी है। विपरीत अर्थकारी दे रहा है तो उसके गुण के सेम वाली चीज करनी है। अब वो हेतु व्याधि उभय, आप समझ लो, हेतु में क्या होगा? हेतु में दोष दिया होगा, व्याधि में सिर्फ व्याधि का नाम दिया होगा, उभय में व्याधि का नाम भी दिया होगा, साथ ही साथ दोष का नाम भी दिया होगा। और औषध, आहार और विहार को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने अभी तक उपशय देख लिया, अब आते हैं संप्राप्ति। तो संप्राप्ति किसे कहते हैं? देखो, संप्राप्ति अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो डायग्नोसिस। ठीक है, तो संप्राप्ति का लक्षण क्या है? देखो, लक्षण, ठीक है, लक्षण यहाँ पे लक्षण बोल के पर्याय ही बताएं। तो संप्राप्ति जाति और आगति के पर्यायवाचक अर्थात एकार्थवाची हैं। ठीक है, जाति मतलब जब से व्याधि उत्पन्न हुई, आगति जब तक पूरी व्याधि अपने संपूर्ण रूप को दिखा रही है। ठीक है, तो इसके पर्याय भी लक्षणार्थ व्यवहारार्थ के लिए दिए गए हैं। इससे हमें पता चलता है संप्राप्ति क्या है। संप्राप्ति वो पूरी सीक्वेंस है, जब से व्याधि स्टार्ट हुई और जब तक वो अपने लक्षण पूरी तरह व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो जाति और आगति इसके पर्याय बता दिए गए हैं संप्राप्ति के। वाग्भट जी ने क्या एक्स्ट्रा बताया था? आपत्ति हमने पढ़ा था निदान पंचक में, रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशय आपत्ति भी।
संप्राप्ति को क्या अष्टांग का रेफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो संप्राप्ति के भेद बता रहे हैं। ठीक है, तो संप्राप्ति के भेद आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। इसको नोट कर लेना। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, और माधव माधव निदान में 5 बताए गए हैं। तो इन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा बताया है? तो आचार्य चरक ने विधि संप्राप्ति एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, मैंने क्या बोला? आचार्य चरक ने संप्राप्ति टोटल 6 बताई हैं, संप्राप्ति के भेद। माधव निदान ने संप्राप्ति 5 बताई हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कौन सी बताई है चरक ने? विधि संप्राप्ति एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है, तो संप्राप्ति के भेद कौन कौन से हैं? पहली है संख्या संप्राप्ति, दूसरी है प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल। कौन कौन सी? संख्या, प्राधान्य, अभी देखेंगे क्या क्या होती हैं। ठीक है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की संप्राप्ति बता दी आचार्य चरक ने। माधव निदान में विधि संप्राप्ति का वर्णन नहीं किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं संख्या संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति क्या है? ऐसा कहना जैसे 8 ज्वर हैं, 5 गुल्म हैं, 7 कुष्ठ हैं, तो हम संख्या बता रहे हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं रोगों की। तो वो क्या है? संख्या संप्राप्ति हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर बोल दिया 8 ज्वर हैं तो सिर्फ 8 ही प्रकार के ज्वर होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने रोग के प्रकार तो असंख्य हैं। ठीक है, अगर हम अंशांश बल कल्पना के हिसाब से देखें, या फिर हम दोषों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, तदम के भाव से देखें, तो रोग तो असंख्य हैं, रोगों के भेद असंख्य हैं। ठीक है, लेकिन उन असंख्य भेदों में से किसी एक प्रकार के भेद में ये 8 प्रकार के ज्वर बैठते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना है, भेद तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, भेद आपको चरक सूत्र स्थान में एक चैप्टर है, वहां भी बता रखे हैं भेद। ठीक है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज्वर के 2 भेद बता रखे हैं, निज और आगंतुज। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना है कि केवल 2 ही भेद हैं या केवल 8 ही भेद हैं। भेद तो असंख्य हो सकते हैं, लेकिन उन भेदों में से भी किसी एक प्रकार के भेद में ये 8 भेद बैठ रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझना है। तो ये बात की हमने संख्या संप्राप्ति की, जिसमें हम काउंटिंग बताते हैं। अगला आते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। तो प्राधान्य संप्राप्ति क्या है? दोषों में तरतम अर्थात वृद्धतर और वृद्धतम का होना प्राधान्य माना जाता है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए, संप्राप्ति के भेद लिखिए। ठीक है, तो प्राधान्य संप्राप्ति क्या है? कौन सा दोष प्रधान रूप में? अब देखो, एक दोष से कभी भी कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती, ऐसा बोला जाता है ना, एक दोषास ततो व्याधि, ऐसा बोला गया है। ठीक है, किसी भी एक दोष से व्याधि नहीं उत्पन्न होती, उसमें तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। 3 दोष हो सकते हैं, 2 दोष हो सकते हैं, लेकिन एक दोष से कभी भी व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है? देखो, अगर व्याधि क्या है? द्वंद्वज है। ठीक है, तो उसमें एक दोष वृद्ध होगा, एक वृद्धतर होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हम डिग्रीज पढ़ते थे ना इंग्लिश इंग्लिश में, जैसे सुपरलेटिव डिग्री ऐसे करके, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पढ़ते थे ना, तो मोर और मोस्ट क्या है? वो तरतम ही है। ठीक है, जैसे वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम। ठीक है, ऐसे करके समझो इसे। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ रक्त पित्त का। ठीक है, अब रक्त पित्त ऊर्ध्व अधः रक्त पित्त होता है। तो ऊर्ध्व रक्त पित्त की हम बात करें अगर, ऊर्ध्व रक्त पित्त में क्या होता है? पित्त के साथ साथ कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब आगे पढ़ोगे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो पित्त के साथ कफ का अनुबंध होता है, किसमें? ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त एक व्याधि है जिसमें पित्त के साथ साथ कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बढ़ा हुआ क्या है? सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ पित्त होता है, इसके साथ साथ कफ थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में क्या है? पित्त जो है वो वृद्धतम है, और कफ जो है वो वृद्धतर है। ठीक है, तरतम को ऐसे समझो। ठीक है, वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम। तो कफ यहाँ पे वृद्धतर है, और पित्त यहाँ पे वृद्धतम है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ यहाँ पे पित्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वापस से आते हैं, क्या बोल रहा है? दोषों में तर तम अर्थात वृद्धतर, वृद्धतम का होना प्राधान्य माना जाता है। उसके द्वंद्वज में तर, देखो द्वंद्वज रोग है, अगर 2 दोषों से रोग हुआ है तो उसमें क्या होगा? एक वृद्ध होगा, एक दोष वृद्ध होगा, एक वृद्धतर होगा, तो वहां पे तर तक जाएगी चीज।
ठीक है। और अगर सन्निपात है तो उसमें तम का प्राधान्य माना जाता है। तो उसमें क्या होगा? वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, तो तम प्रधान है उसमें। ठीक है। तो ये कहलाती है प्राधान्य संप्राप्ति। ठीक है। प्राधान्य संप्राप्ति किसे कहेंगे? जब हम दोषों के तरतम भाव को देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है द्वंद्वज और सन्निपातज। ठीक है। तो देखो, एक होता है संसर्ग, एक सन्निपातज, एक होता है द्वंद्वज, एक होता है त्रिदोषज। तो क्या संसर्ग और द्वंद्वज सेम होता है या अलग अलग होता है? या फिर सन्निपातज और त्रिदोषज एक ही होता है या अलग अलग होता है? ठीक है, ये भी समझना है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, कल देख के आना, नहीं आएगा तो बताऊंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्राधान्य संप्राप्ति हमने देख लिया, तरतम भाव को देखेंगे। अब अगली आती है विधि संप्राप्ति। तो विधि का मतलब बेसिकली होता है प्रकार। ठीक है। तो देखो, विधि संप्राप्ति, विधि प्रकार भेद से दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार की व्याधियां, निज आगंतुज। ठीक है। निज और आगंतुज, एक तो ये वाला टाइप कर दिया। त्रिदोष भेद से तीन प्रकार की, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक। ठीक है। साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद से चार प्रकार की। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो समान धर्म वाली चीजें हैं, उनको एक साथ रख के उसके टाइप्स बना दिए व्याधि के। ठीक है। देखो यहाँ पे आगे भी लिखा है समानेन धर्मेण परिग्रहो। ठीक है। समान धर्म वाली चीजों का परिग्रह यानी उनको इकट्ठा करना, भेदा नाम। ठीक है। समान धर्म वाले भेदों का इकट्ठा करना। यत्र क्रियते सविधि, जैस जहां किया जाता है वो ही विधि संप्राप्ति है। जहां भेदों का समान धर्म से ग्रहण होता है उसे विधि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी समान धर्म से क्या हो रहा है, जैसे निज आगंतुज समान धर्म वाले हैं, तो इनको एक साथ रख दिया, इन भेदों को एक साथ रख दिया। अब वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, तीनों क्या है, दोष हैं, समान धर्म वाले हैं, तो इनको एक साथ रख देना। ठीक है। साध्य असाध्य मृदु दारुण, ठीक है, तो ये भी समान धर्म वाले हैं, इनको एक साथ रख दिया। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये विधि संप्राप्ति कहलाती है। विधि संप्राप्ति किसे कहेंगे? जब हम भेदों के समान धर्म देखते हैं और उनको एक साथ रख दिया जाता है। ठीक है। और उसके भेद हम काउंट कर लेते हैं फिर उस हिसाब से, तो उसे क्या कहेंगे, विधि संप्राप्ति कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है विकल्प संप्राप्ति। अब विकल्प संप्राप्ति में क्या बोल रहा है, विकल्प में पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो। ठीक है। अब देखो, वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, हम सुनते हैं ऐसे। अब वात का कौन सा गुण बढ़ रहा है, पित्त का कौन सा गुण बढ़ रहा है, या कफ का कौन सा गुण कम हो रहा है? जैसे वात का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये अंशांश बल विकल्पना, अंशांश बल कल्पना कहलाती है। ठीक है। तो एकत्रीभूत दोषों की पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना को इस अर्थ में विकल्प कहा जाता है। मतलब यही है कि अगर वात बढ़ रहा है तो वात का कौन सा गुण बढ़ा है, अगर पित्त बढ़ रहा है तो पित्त का कौन सा गुण बढ़ा है, अगर कफ बढ़ रहा है तो कफ का कौन सा गुण बढ़ा है। अगर हम इस पर विचार करते हैं तो ये कहलाती है विकल्प संप्राप्ति। ठीक है। आगे चलते हैं। अगली आती है बल और काल संप्राप्ति। ठीक है। अब बल और काल संप्राप्ति का क्या मतलब है, देखो, बल का ये मतलब है कौन सी व्याधि में दोष ज्यादा प्रकोपित है, कौन सी व्याधि बलवान है, इस बात पर विचार करना, ये तो कहलाती है बल संप्राप्ति। अब काल में क्या लेंगे, काल में कई चीजें ली जाती हैं, जैसे ऋतु, अहोरात्र, अहोरात्र मतलब सुबह, मतलब जो एक ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन, ऐसे करके डिवाइड करते हैं। रात्रि को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? प्रदोष काल, मध्य रात्रि और प्रत्यूष काल। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे जो दिन की शुरुआत होती है, यानी एक सेकंड रुकेंगे, हाँ मेरे को एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे रात्रि को तीन प्रहर में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? प्रदोष काल, मध्य रात्रि, प्रत्यूष काल।
तो जो सबसे पहला वाला डिवीजन है, यानी प्रदोष काल, प्रदोष हेतु रजनी मुखम, यानी जब रात स्टार्ट होती है तो उसे प्रदोष काल बोला जाता है। तो उस काल में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा रहता है, उस काल में कफ बढ़ा रहता है। ठीक है, फिर पित्त बढ़ा रहता है मध्य रात्रि में। फिर जो अंतिम प्रहर होता है यानी प्रत्यूष काल होता है, उसमें वात बढ़ा रहता है। तो इस काल से, इस तरीके से संप्राप्ति बनाना क्या कहलाता है, काल संप्राप्ति कहलाता है। जैसे हमने एक श्लोक भी पढ़ा था अष्टांग में, क्या था वो श्लोक, वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम, याद भी होगा अगर आपको, वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगह क्रमात्। तो क्या है देखो, वय को, अहो और रात्रि यानी दिन रात को, और भोजन के काल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें अगर, तो अंत में क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है, मध्य में पित्त बढ़ता है, और आदि यानी स्टार्टिंग में कफ बढ़ता है। ठीक है, अब सबको डिवाइड कर लो ऐसे ही तीन तीन पार्ट्स में, जो कि मैंने बता दिया, जैसे रात्रि का करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही भोजन के प्रथम में क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, आदि में कफ बढ़ेगा, भोजन के जैसे खाना खाया तो उसके स्टार्टिंग में कफ बढ़ेगा। जब भोजन पच रहा होगा तो पित्त बढ़ेगा मध्य में, और अंत में क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके संप्राप्ति बनाना क्या कहलाता है, काल संप्राप्ति कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निदान पंचक का प्रायोजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए अधिकृत मन एवं बुद्धि युक्त वैद्य हेतु पूर्व रूप लक्षण उपशय एवं संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठीक समझे। ठीक है, मैंने बताया था निदान हेतु लिंग पूर्व रूप का ही व्याधि साध्वी भवती, ऐसे करके बताया था ना, चिकित्सा साध्वी भवती, सॉरी। ठीक है, हेतु लिंग पूर्व का ही चिकित्सा साध्वी भवती, ऐसे करके बताया था ना, तो वही बात यहाँ भी कह रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा प्रकरण था निदान पंचक वाला, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ से ज्वर प्रकरण स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, ज्वर प्रकरण, यहाँ पे ज्वर का प्राधान्य बताया है। यहाँ पर शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ, इसलिए रोगों में पहले ज्वर का ही उपदेश करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी आती है, अभी बताऊंगी क्या स्टोरी है, कि रुद्रकोप से जो शिव जी हैं उनके क्रोध से कैसे ज्वर उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस बारे में ऐसा आता है कि जैसे, सुन लेना बस, आगे चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे अगले साल। और अगर यहाँ पे ज्वर लिखने के लिए आता है, ज्वर की उत्पत्ति लिखने के लिए आती है, तो डाल सकते हो ये चीज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि त्रेता युग में शंकर जी ने क्या लिया था, एक व्रत लिया था कि क्रोध नहीं करेंगे। शंकर जी को बहुत क्रोध आता था। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, संहिता में लिखा हुआ है प्रॉपरली, मैं फोटो भेज दूंगी। ठीक है, तो त्रेता युग में क्या हुआ था, शंकर जी ने शांत रहने का व्रत लिया था, अक्रोध व्रत लिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उन्होंने तो क्रोध ना करने का व्रत लिया था, वो साधना में बैठे थे। तो जितने भी राक्षस थे वो जो साधु महात्मा यज्ञ वगैरह करते थे, तो उसमें विघ्न करने लग गए। ठीक है, लेकिन एक राजा थे दक्ष प्रजापति, वो इन राक्षसों को मारने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, दक्ष प्रजापति ने उन राक्षसों को नहीं मारा, और राक्षस वही करते रहे, सारे विघ्न डालते रहे। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया। यज्ञ करने में ना उन्होंने शंकर जी का भाग रखा, ऐसा होता था कि हर एक देवता की आहुति चढ़ाई जाती थी, और हर एक देवता का भाग रखा जाता था प्रसाद रूप में। ठीक है, भोग लगाया जाता था, तो ना उन्होंने वो भोग रखा, ना उनकी आहुतियां दी। तो क्या हुआ, जब शंकर जी का वो अक्रोध व्रत समाप्त हुआ, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा ऐसा, तो उनको क्रोध आया बहुत ज्यादा। तो उनके क्रोध से क्या हुआ, एक जीवाणु की उत्पत्ति हुई, ऐसा बोला जाता है, एक जीवाणु की उत्पत्ति हुई। ऐसी भी उसका नाम भी बता रखा है प्रॉपर। ठीक है, उसके तीन सिर थे, नौ नेत्र थे, ऐसा भी बोला गया। इसको हम बैक्टीरिया या वायरस से आज की डेट में कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका जब तीसरा नेत्र खुला, तो क्या हुआ, सारे राक्षस नष्ट हो गए। और फिर अब उनको बहुत क्रोध आ रहा था, उनके क्रोध से क्या हुआ, एक जीवाणु उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, सारे देवता उनको शांत करने का, जब वो शांत हुए, तो अब वो जो जीवाणु उत्पन्न हुआ था, जीवाणु ने उनसे पूछा कि अब तो आपका क्रोध शांत हो गया, अब मेरा आपका कोई संबंध नहीं, अब मैं क्या करूं। तो तब शिव जी ने उससे बोला
कि तुम जो है तुम पृथ्वी पर जाओगे, और जो भी व्यक्ति निदानों का सेवन करेगा उसमें तुम विद्यमान रहोगे, साथ ही साथ जब भी मनुष्य जन्म लेगा और जब भी उसकी मृत्यु होगी तुम पाए जाओगे। तो ऐसे करके एक माइथोलॉजिकल स्टोरी आती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि ज्वर कैसे उत्पन्न हुआ। अब इसी से रिलेटेड आगे बताया गया है, देखो, ज्वर उत्पन्न हो गया। ठीक है, ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, ऐसे ही अगर देशांतर गमन किया जाता है तो वात प्रकोप से गुल्म की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, मनोविभ्रम से उन्माद की उत्पत्ति। ऐसे करके आगे आगे चल के हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे डिजीज आएंगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं ज्वर प्रकरण की। अब देखो यहाँ पे इसके भेद बता रखे हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ, यानी तीनों दोष मिला के। ठीक है, और आगंतुज। तो ये कितने भेद बता दिए यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। तो यहाँ पे ज्वर के 8 भेद बता दिए गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ज्वर के 8 भेद। ठीक है, तो वात पित्त कफ, फिर 2 दोषों वाले, फिर 3 दोषज वाला, और फिर एक आगंतुज बता दिया। अब देखो आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति। तो हर एक डिजीज का यहाँ पे निदान पंचक बताया गया है। ठीक है, हर एक अध्याय में हर एक डिजीज का निदान पंचक बताया गया है। लेकिन फिर भी इस स्थान को निदान स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि निदान जो है, निदान व्याधि जनक भी है, व्याधि बोधक भी है। ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस स्थान को निदान स्थान बोला गया है। अब बात करते हैं वात ज्वर का निदान। ठीक है, देखो, वातज ज्वर का निदान जो है, सिंपल सिंपल निदान याद रखना पेपर में लिखने के लिए, अभी वो भी बताऊंगी कैसे लिखा जाएगा आंसर। तो वातज ज्वर है तो जितने भी हेतु वात को बढ़ाने वाले होंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। जैसे रुक्ष वात को बढ़ाता है, लघु वात को बढ़ाता है, शीत वात को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर जो पंचकर्म है, पंचकर्म का अगर अति योग हो जाता है ना, तो बॉडी में वात प्रकोपित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंचकर्म में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वमन में भी दोष बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और विरेचन में भी दोष बाहर निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और आस्थापन बस्ती इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे टर्म, और अनुवासन बस्ती इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अनुवासन बस्ती जो होती है वो स्नेह वाली होती है। तो स्नेह तो वात को नहीं बढ़ाएगा ना, आस्थापन बस्ती होती है, क्वाथ से दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अनुवासन बस्ती नहीं है, तो यहाँ पे अनुवासन लिख के काट देना। ठीक है, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है और अनुवासन बस्ती भी होता है कि कौन सा निदान नहीं है, तो अनुवासन लिख के काट देना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या है, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, शिरो विरेचन यानी नस्य, इनके अति योग से। ठीक है, तो पंचकर्म के अति योग से बोल सकते हैं जिसमें अनुवासन बस्ती नहीं है। उससे भी क्या होगा, वात बढ़ेगा, व्यायाम करने से वात बढ़ता है, वेग धारण करने से वात बढ़ता है। ठीक है, अनशन उपवास करने से वात बढ़ता है, अभिघात चोट लगने से, व्यवाय से, मैथुन, उद्वेग, ठीक है, चित्त में व्याकुलता का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा चिंता करने से भी वात बढ़ता है। ठीक है, शोक करने से, दुखी रहेगा बहुत इंसान तो उससे भी वात बढ़ता है। देखा होगा कई, इसको ऐसे समझो जैसे बहुत ज्यादा दुखी रहता है जो पर्सन, उसका धीरे धीरे वेट लॉस भी होता जाता है। ठीक है, तो शोक से वो पतला होता जाता है, तो पतला जो होता है किस वजह से होता है, वात बढ़ने की वजह से होता है। तो ऐसे भी याद कर लो इस निदान को। ठीक है, अत्यधिक रक्त मोक्षण करा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड लेटिंग करा दी। रात्रि में जागरण से वात बढ़ता है, शरीर के विषम रूप में रखने से, ठीक है, आदि का अति सेवन किया जाए तो वात प्रकोपित हो जाता है। तो इसमें ऐसे कोई भी ऐसे निदान नहीं है जो आपको रटने पड़े। ठीक है, सिंपल ऐसे निदान याद रखो जिनसे क्या है, वात प्रकोपित हो रहा है। ठीक है, जिन जिन चीजों से वात बढ़ता है, वात के गुण हमें पता है, तत्र रुक्षो लघु शीतल खरा सूक्ष्म चलो अनिला। ठीक है, तो जितने भी गुण है सब लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीज याद रखो बस कि अनुवासन बस्ती नहीं है, क्यों, ये स्नेह बस्ती होती है। ठीक है, वेग धारण ये आप अपने आप से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ज्वर की संप्राप्ति। ठीक है, तो ज्वर की संप्राप्ति में क्या कह रहा है, ये वातज ज्वर की संप्राप्ति बता रहे हैं कि ऊपर के कारणों से प्रकोपित वायु। ठीक है, हमने निदान लिए वात प्रकोपक, और उससे क्या हुई, वायु प्रकोपित हो गई। जब आमाशय में आकर ऊष्मा से मिलकर, ठीक है, आमाशय में आ रही है और ऊष्मा से मिलकर और आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर। ठीक है, ऊष्मा से मिली और रस धातु से मिली, और क्या किया,
रस वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस को बंद कर दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। और अग्नि की शक्ति को नष्ट कर एवं पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकाल कर, ठीक है, अग्नि का स्थान कहाँ था, आमाशय में था। और उस जगह से देखो स्रोतस ब्लॉक हो गए, आमाशय में अग्नि के परमाणु नहीं जा पाए, और अग्नि के परमाणु कहाँ जाएंगे, फिर पूरी बॉडी में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको एक सेकंड रुको, मैं उससे समझाती हूँ नीचे। इसको फ्लो चार्ट से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये सामान्य संप्राप्ति बता दी है, इसमें अब तुम चाहो वात लगा दो, चाहे पित्त लगा दो, चाहे कफ लगा दो। ठीक है, निदानों का अति सेवन, सबसे पहले लिखेंगे निदान, कभी भी संप्राप्ति लिखने को आती है तो उसमें सबसे पहले लिखो निदान। ठीक है, निदानों का अति सेवन करेंगे। ठीक है, अब चाहे वो वातज निदान हो, पित्तज निदान हो, कफज निदान हो, वातज निदान से वात प्रकोपित होगा, पित्तज से पित्त प्रकोपित होगा, कफज से कफ प्रकोपित होगा। अब क्या होगा, ये दोष कहाँ जाएंगे, ये आमाशय में जाएंगे। ठीक है, आमाशय में गए जहां पे उसका स्थान संशय होना है। ठीक है, अब प्रकोपित दोष क्या करेंगे, रस धातु से मिलेंगे। ठीक है, और रस धातु से मिलकर अब दोष और रस धातु मिल गए, ये क्या करेंगे, रस वह और स्वेद वह स्रोतस को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब देखो रस वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस ब्लॉक हो गए, स्रोतरोध हो गया वहां पे। अब क्या होगा, जठराग्नि को जाने का स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्रोतस ही ब्लॉक है, चैनल्स ही ब्लॉक है, जहां से जो जठराग्नि का परमाणु था वो अपने स्थान में जा रहा था, तो अपने स्थान में नहीं जा पाएगा। ठीक है, स्थान से बहिर्गमन करेगा। ठीक है, तो जठराग्नि का स्वस्थान से बहिर्गमन होगा और संपूर्ण शरीर में ऊष्मा व्याप्त हो जाएगी, संपूर्ण शरीर गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जठराग्नि का परमाणु है वो ही बाहर चला गया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। एक सेकेंड, अब देखो, तो उससे क्या हुआ, ज्वर की उत्पत्ति हो गई लास्ट में। दोबारा से समझते हैं मैंने क्या कहा। देखो, हमने क्या लिए, निदानों का सेवन किया। अब वो निदान कोई से भी हो सकते हैं, वातज पित्तज कफज, तीनों प्रकार के निदान हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो निदान थे इनसे क्रमशः क्या होगा, वातज निदान लिए तो वात प्रकोपित, पित्तज लिए तो पित्त प्रकोपित, कफज लिए तो कफ प्रकोपित। ठीक है, अब ये दोष कहाँ जाएंगे, ये आमाशय में जाएंगे। आमाशय में किससे मिलेंगे, रस धातु से मिलेंगे। रस धातु से मिलकर ये रस वह और स्वेद वह स्रोतस को ब्लॉक कर देंगे, यानी स्रोतोरोध कर देंगे, वहां पे स्रोतोदुष्टि कर दी। ठीक है, अब स्रोतस ब्लॉक हुए, चैनल्स ब्लॉक हुए, जिनके थ्रू किसको जाना था, जठराग्नि को अपने स्थान में जाना था, तो जठराग्नि अपने स्थान पर नहीं जा पाएगी, अग्नि मांद्य हो जाएगा। और जो जठराग्नि का परमाणु था, जाना था इसको आमाशय में, ठीक है, जो अपने स्थान पे, लेकिन ये चला गया बाहर, इसका बहिर्गमन हो गया, इसलिए संपूर्ण शरीर में क्या होता है, ताप बढ़ता है। ठीक है, संताप दिखाई देता है, तो इसीलिए संपूर्ण शरीर में ऊष्मा व्याप्त हो जाएगी और ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देख ली संप्राप्ति। तो अब जहां आए वातज संप्राप्त, वात की संप्राप्ति लिखो तो वात लगा देना, पित्त की लिखोगे तो पित्त लगा देना, कफ लगा, कफ की बोलेंगे तो कफ लगा देंगे। ठीक है, वापस से आते हैं। हम्म, तो ये हमने संप्राप्ति पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं, अब और क्लियर हो जाएगा। ऊपर के कारणों से प्रकुपित वायु जब आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर, ठीक है, और आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस धातु से मिलकर, देखो जो प्रकुपित वायु थी उसने किसके साथ संयोग किया, रस नामक धातु, यानी रस धातु के साथ संयोग करा, और क्या करा, रस वह और स्वेद वह स्रोतसों को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसको बंद करने से क्या होगा, अग्नि की शक्ति नष्ट हो जाएगी, और अग्नि का जो परमाणु है वो पक्ति स्थान से, यानी जहां आमाशय था, आमाशय से बाहर निकल जाएगा और संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा, और क्या करेगा, ज्वर की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने वातज ज्वर की संप्राप्ति। अब इसके पूर्व रूप पे आते हैं, सॉरी, वातज ज्वर का लक्षण। ठीक है, वातज ज्वर के लक्षण क्या क्या होंगे, अब कैसे, अब वातज ज्वर को कैसे हम पहचानेंगे कि ये वातज ज्वर है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, तस्य मानी लिंगानी भवंती, तो कौन कौन से लिंग या लक्षण है, तो विषम आरंभम विसर्गत्वम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब भी वात की बात करते हैं ना तो वात के साथ विषम,
शब्द को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अग्नि भी जो विषम होती है वो वात की वजह से होती है, जैसे कभी तेज अग्नि होगी, कभी मंद अग्नि होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम विषम आरंभ विसर्गत्वम को ऐसे समझेंगे कि जब ज्वर प्रारंभ होगा और छूटेगा, तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो विषम रहेगा। ठीक है, जो उसका वेग रहेगा, यानी जैसे कि माना 100 डिग्री था, कभी 100 डिग्री रहेगा, कभी 101 रहेगा, कभी 99 आ जाएगा, तो ऐसे विषम रहेगा। ठीक है, तो आरंभ और विसर्ग क्या रहेगा, विषम रहेगा जिस ज्वर का, वो क्या कहलाता है, वातज ज्वर कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऊष्मणो वैषम्यम दूसरा कह रहे हैं। ठीक है, ताप का घटते बढ़ते रहना, तीव्र तनु भावाना भावान अवस्थानी ज्वरस्य। ठीक है, ज्वर का कभी तीव्र होना, कभी हल्का होना, एक ही चीज को बार बार अलग अलग ढंग से बोल दिया है। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, एक विषम आरंभम विसर्गत्वम इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है, जरणांते। ठीक है, दिवसांते, निशांते, जिसमें भी अंत आएगा, जैसे हमने अभी भी देखा था, ते अंत मध्यादिका क्रमात्, तो अंत वाली चीज में क्या था, वात आ रहा था। ठीक है, तो जरणांते। ठीक है, तो भोजन जब पच रहा होता है, पचने के बाद, ठीक है, जब अंत हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। तो जो ज्वर भोजन पचने के बाद उत्पन्न होगा, ठीक है, तो वो क्या है, वातज ज्वर है। दिवसांते यानी दिन के अंतिम प्रहर में। ठीक है, यानी पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराहन, अपराहन में जो ज्वर उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, वातज ज्वर कहलाएगा। निशांते यानी रात्रि के अंतिम प्रहर में जो ज्वर उत्पन्न होगा। ठीक है, घर मानते, घर में बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु को, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में जो ज्वर उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, वातज ज्वर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है, भोजन के पच जाने के बाद यानी जरणांते हमने देखा, दिन के अंत में यानी दिवसांते, रात्रि के अंत में निशांते, वर्षा ऋतु में यानी घर मानते, घर में बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंत में क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, ज्वर के वेग का आना या बढ़ जाना विशेषकर, अब देखो ये चीज मार्क करेंगे, नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचाम अत्यर्थम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे पढ़ो, विशेषकर नख, नेत्र, मुखमंडल, मूत्र, मल और त्वचा में रूखापन और अरुण वर्ण का होना। तो कहाँ कहाँ रूखापन, देखो ये भी पेक्युलर वात का लक्षण है, और रक्त वर्ण का होना, तो जहां भी अरुण वर्ण आता है ना, ये भी चीज अब से याद रखना, तो जहां भी अरुण वर्ण आएगा वहां पे हमें याद रखना है कि बात किसकी हो रही है, वात की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो रूखापन और अरुण वर्ण का होना ये भी क्या है, वातज ज्वर का लक्षण है। तो देखो यहाँ पे मार्क किया हमने क्या, परुष अरुण वर्णत्वम, नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचाम अत्यर्थम। ठीक है, नाखून, नयन यानी नेत्र, वदन यानी मुख, मूत्र पुरीष त्वचा, इनका सबका रंग कैसा हो जाएगा, अरुण वर्ण का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, परुष हो जाएंगे, यानी इनमें रूखापन आ जाएगा, रफ हो जाएंगे। ठीक है, अगला आते हैं क्लिप्ति भावश्च, तो मलमूत्र का रुक जाना, भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार की चल या अचल वेदना का होना, जैसे दोनों पैरों में शून्यता का हो जाना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण दे रखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क क्या करना है, देखो यहाँ पे बताती हूँ, इसको आगे टेबल से और समझेंगे तो समझ आएगा ज्यादा। देखो एक याद करना है, कषाय आस्यता, मुख का जो